हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की एक नई सीरीज, जिसके अंदर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कॉस्ट अकाउंटिंग का अपना सब्जेक्ट तैयार नहीं करा है वो स्टूडेंट्स भी सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट तैयार करने के लिए जितना मैं बोलूं सिर्फ उतना ही करना है। सबसे पहली बात, आपको इस सीरीज को तो फॉलो करना ही करना है। जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की ये सीरीज स्टार्ट होने जा रही है आज से, इसको आपको कंप्लीट अच्छे से देखना है। दूसरी बात, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिलेगी कॉस्ट अकाउंटिंग की। उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर की बेसिक्स की वीडियो डाली हुई है। साथ में उस प्लेलिस्ट के अंदर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हुए हैं। तो आपको वो कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को अच्छे से देखना है, तो वहां से आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर हो जाएगा। बाकी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो अब टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मटेरियल कॉस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मैंने आपके लिए मटेरियल कॉस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको मटेरियल कॉस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि आखिर मटेरियल कॉस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है और इसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इस एग्जांपल को आप ध्यान से सुनते चलो। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ मैं आपको मटेरियल कॉस्ट चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। देखो, एग्जांपल है आटे का। आटा तो सबके घर में होता है। कहां पर होता है? किचन में होता है। आटे का क्या करा जाता है? रोटियां बनाई जाती हैं। तो किचन जो है ना, एक तरीके से एक फैक्ट्री की तरह माना जाता है। अगर मैं बोलूं घर की फैक्ट्री कहां है, तो आप कहोगे घर की फैक्ट्री है किचन में। किचन में जो है सभी रॉ मटेरियल्स, आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, नमक, सभी रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करा जाता है और सबको मिलाकर प्रोडक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो किचन भी एक तरीके की फैक्ट्री है जिसमें प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रॉ मटेरियल है आटा। सपोज आपके घर में आटे का एक कंटेनर है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 55 किलो, 55 केजी, और आपने एक लेवल सेट कर रखा है कि जैसे ही इसमें आटे का लेवल 16 केजी आ जाएगा, वैसे ही आप आटे को रीऑर्डर कर दोगे। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। 55 केजी का आपके पास आटे का कंटेनर है। अब आटा जो है वो कम या ज्यादा तो होता रहता है। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर समय पर 55 किलो का कंटेनर पूरा भरा रहे, ऐसा तो नहीं होता। तो आपने जो है एक लेवल सेट कर रखा है कि जैसे ही आटा 16 किलो पे पहुंचेगा, यानी ये जो 16 किलो है यहाँ पे आटा पहुंचेगा, वैसे ही आप आटे को रीऑर्डर कर दोगे। या तो मार्केट से जाके खुद ही आटे को परचेस कर लाओगे या फिर जो है शॉपकीपर को ऑर्डर दे दोगे, वो आपके घर में आटा पहुंचा जाएगा। तो ये आपने रीऑर्डर लेवल सेट करा हुआ है 16 केजी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस रीऑर्डर लेवल की, तो ये लेवल क्यों सेट करा जाता है? ये लेवल हमने इसलिए सेट करा है कि घर में जो है आटे की कमी ना हो। ऐसा ना हो कि किसी दिन खाना बनाने बैठे और आटा खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने एक लेवल सेट कर दिया कि जैसे ही इस लेवल पर आटा पहुंचेगा वैसे ही हम आटे को रीऑर्डर कर देंगे। अब ये 16 किलो का लेवल किस बेसिस पर डिसाइड हुआ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, नॉर्मली अगर मैं कंजम्पशन पर डे की बात करूं कि एक दिन में कितनी कंजम्पशन होती है, तो मिनिमम कंजम्पशन हमें पता है कि हमारे घर में 2 केजी होती है और मैक्सिमम कंजम्पशन 4 केजी होती है। यानी अपने पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर कम से कम एक दिन में आटा कंज्यूम हुआ तो 2 किलो हो जाएगा, और अगर ज्यादा से ज्यादा एक दिन में आटा कंज्यूम होता है तो 4 किलो हो जाएगा। बाकी दिन इस 2-4 किलो के बीच में ही रहता है। तो ये हो गया हमारा कंजम्पशन पर डे। अब मैं बात करूं अगर डिलीवरी पीरियड की। अब ये डिलीवरी पीरियड क्या होता है? डिलीवरी पीरियड का मतलब है कि आटे की डिलीवरी होने में कितने दिन लगेंगे। जैसे ही 16 किलो आटे का लेवल जाता है वैसे ही हम आटे को रीऑर्डर कर देते हैं। अब अगर आप खुद आटे को लेकर आओगे तो आप तुरंत लेके आ जाओगे, या फिर जो है शॉपकीपर को ऑर्डर दोगे तो वो भी कुछ घंटे में आटा आपके घर में पहुंचा जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा हुआ कि आपने किसी ऑनलाइन वेबसाइट से आटा ऑर्डर किया है, जहां पर जो है सामान को आने में 2 से 4 दिन लग जाते हैं, कई बार 5-6 दिन भी लग जाते हैं। तो लेट सपोज आपका जो डिलीवरी पीरियड है, यानी आटे के आने का टाइम है, आपके ऑर्डर करने के बाद आपका जो आटा है वो मिनिमम 2 दिन में आ जाता है। यानी अगर जल्दी से जल्दी आएगा तो 2 दिन में आ जाता है, और अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा है तो 4 दिन में आ जाएगा। इससे ज्यादा लेट कभी नहीं होता। कम से कम 2 दिन में आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा 4 दिन में आ जाता है। और अगर बात करूं आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी की, कि आप कितना क्वांटिटी में रीऑर्डर करते हो। ROQ का मतलब हो गया रीऑर्डर क्वांटिटी। जैसे ही आपका आटे का लेवल 16 किलो पहुंच जाता है तो उसके बाद आप नए आटे का ऑर्डर कितनी क्वांटिटी में करते हो, तो आपका रीऑर्डर क्वांटिटी है 40 किलो। यानी 16 किलो पे जैसे ही पहुंचेगा आप 40 किलो नया ऑर्डर कर दोगे आटे का, तो आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी पता चलेगी 40 किलो। तो ROL का मतलब हो गया रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल हमने क्या सोच के निकाला? हमने ये सोचा कि आटा खत्म नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी बात है, एक ऐसा लेवल निकालेंगे जिस लेवल पे होने पर हम नया ऑर्डर कर दें और आटा आने तक आटा खत्म भी ना हो। तो हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि अगर मान लो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक दिन में कितना आटा कंज्यूम हो जाता है? 4 किलो। 4 किलो मैक्सिमम आटा कंज्यूम हो जाता है। और अगर ज्यादा से ज्यादा ये भी मान लो कि आटे को आने में 4 दिन लग गए, 4 दिन से ज्यादा तो नहीं लगते, तो टोटल रीऑर्डर करने के दिन से लेकर घर पे डिलीवरी पहुंचने तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना आटा कंज्यूम हो जाएगा?
16 किलो। 16 किलो से ज्यादा तो नहीं होगा। तो हमने फॉर अ सेफर साइड ये मान के चला कि अगर 4 दिन ज्यादा से ज्यादा लग जाते हैं और उन चारों दिनों में 4-4 किलो आटा कंज्यूम हो जाता है, तो भी 16 किलो आटा हमारे पास होना चाहिए। तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे घर में आटा कभी भी खत्म नहीं होगा। आटा खत्म होने का चांस है ही नहीं। जैसे ही खत्म होगा वैसे ही नए आटे का लॉट आ जाएगा और फिर से आटा भर जाएगा। तो समझ में आया आपको 16 किलो का बेसिस क्या था? 16 किलो का बेसिस था कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 4 दिन लग जाएंगे, 4 किलो मैक्सिमम आटा हर दिन के हिसाब से कंज्यूम हो जाएगा। तो 16 किलो पे अगर हम रीऑर्डर करते हैं तो हमारा आटा कभी भी खत्म नहीं होगा। तो 16 किलो निकल गया हमारा रीऑर्डर लेवल। अब इसका बना दिया जाता है फॉर्मूला। अब आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कितने फॉर्मूले याद करोगे, भूल जाओगे। इसीलिए मैं जो है हमेशा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक एक फॉर्मूले का आपको लॉजिक बताता हूँ, ताकि आपको फॉर्मूला रटना ना पड़े। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला कहता है हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो यही तो हमने देखा कि मैक्सिमम कंजम्पशन कितना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 4 किलो हो जाएगा। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, डिलीवरी पीरियड को ही हम रीऑर्डर पीरियड भी कहते हैं। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ज्यादा से कितना होगा, 4 दिन। तो 4 इंटू 4 16 किलो हमारा रीऑर्डर लेवल आ गया। तो रीऑर्डर लेवल निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको अब रटने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो, जिस तरीके से रीऑर्डर लेवल होता है उसी तरीके से एक और लेवल होता है मैक्सिमम लेवल। अब ये मैक्सिमम लेवल क्या होता है? मैक्सिमम लेवल का मतलब एक ऐसा लेवल जहां पर मैक्सिमम आपका स्टॉक जा सकता है, यानी मैक्सिमम आपका आटा जो है वहां तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। हमें ये ध्यान रखना होता है कि टोटल कैपेसिटी कितनी है, 55 किलो। इसके ऊपर तो नहीं जा सकता, इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, गिर जाएगा। तो जितनी कैपेसिटी है उसके बाहर तो आप नहीं जा सकते। तो आपके मैक्सिमम लेवल कितना होगा आपको ये भी ध्यान में रखते हुए चलना होता है। तो मैक्सिमम लेवल हम कैसे निकालते हैं, लॉजिक देता हूं आपको, ध्यान से सुनो। 16 किलो पे हम करते हैं रीऑर्डर, यानी 16 किलो पे जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही हम जो है रीऑर्डर कर देंगे। उसके बाद रीऑर्डर हमने कितना करा, 40 किलो। तो 16 किलो पे अगर और 40 किलो जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल आटा कितना हो जाएगा, 56 किलो। लेकिन अब एक बात बताओ, क्या ये 40 किलो तुरंत आने वाला है? तुरंत तो नहीं आने वाला ना। जिस दिन ऑर्डर करेंगे उसके बाद आने में टाइम लगेगा। तो उस टाइम पीरियड के अंदर उस बीच में भी तो आटा कंज्यूम होगा। तो 16 किलो पे हमने ऑर्डर करा था, प्लस 40 किलो और आने वाला था, यानी टोटल 56 किलो। लेकिन इस बीच में कुछ माइनस भी होगा, यानी कुछ आटा खत्म भी होगा। तो अगर मान लेते हैं कि हमारी मिनिमम कंजम्पशन कितनी होगी, मिनिमम कंजम्पशन होती है कि हमारी 2 किलो, और कम से कम कितने दिन में आटा पहुंच जाएगा हमारे पास, 2 दिन के अंदर। तो अगर हम मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम डिलीवरी पीरियड को पकड़ते हैं तो 2 दिन में अगर कम से कम 2 किलो भी आटा हम कंज्यूम कर लेते हैं तो कितना हो गया, 4 किलो। तो 4 किलो आटा खत्म हो जाएगा। 16 किलो आटा हमारे पास था जब हमने रीऑर्डर करा, और 40 किलो हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी है, यानी 56 किलो। 56 किलो आटा तो नहीं आना चाहिए, हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 55 किलो की। लेकिन अभी कुछ आटा कम भी होगा। कितना कम होगा, अगर मान लो जल्दी से जल्दी 2 दिन में डिलीवरी हो गई और कम से कम जो है हमने 2 किलो आटा कंज्यूम करा, तो 4 किलो आटा कंज्यूम हो जाएगा। और आपके पास टोटल था 56 में से 4 किलो हटाओगे, कितना बचा, 52 किलो। यानी 52 किलो आटा आपका मैक्सिमम लेवल होगा। आपके पास कंटेनर कितने का है, 55 किलो का, 52 किलो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे ज्यादा हमारा स्टॉक ना चले जाए। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम लेवल। अब इसको हमने कैसे निकाला, अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी 16 किलो प्लस 40 किलो, ये तो आपको समझ में आ गया, माइनस कम से कम कितना कंजम्पशन हो जाएगा और कम से कम कितने दिन में आटा डिलीवर हो जाएगा, यानी मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। इसको हम माइनस कर लेंगे तो फॉर्मूला हमारा बन गया रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। समझ में आ गया, फॉर्मूले का लॉजिक भी क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और लेवल होता है जो कि होता है हमारा मिनिमम लेवल। अब ये मिनिमम लेवल क्या होता है, मिनिमम लेवल होता है कि ऐसा लेवल जहां पर जो है आपके लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। यहाँ पर आपका स्टॉक खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आपका काम रुक जाएगा, लेकिन ये एक ऐसा लेवल होगा जहां पर अगर आपका स्टॉक पहुंचता है तो उसके बाद आपको लगेगा कि जितना जल्दी हो सके सामान आ जाए। तो मिनिमम लेवल के अंदर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि सब कुछ नॉर्मल चलेगा। तो अगर मैं बात करूं मिनिमम लेवल कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखो हमें दिया है कंजम्पशन पर डे मिनिमम 2 किलो है और मैक्सिमम 4 किलो है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि नॉर्मल कंजम्पशन कितनी है, यानी नॉर्मली कितना कंज्यूम होता है, मिनिमम तो पता है मैक्सिमम तो पता है, लेकिन अगर नॉर्मल कंजम्पशन पूछूं तो वो कैसे निकलेगा, नॉर्मल कंजम्पशन कितनी होगी, 2 और 4 किलो के बीच में ही होगी। तो इसका हम एवरेज ले लेंगे, 2 किलो प्लस 4 किलो डिवाइड बाय 2, कितना आ गया, 3 किलो। 3 किलो हो गई हमारी नॉर्मल कंजम्पशन। और नॉर्मल डिलीवरी पीरियड कितना होगा, मिनिमम 2 है मैक्सिमम 4 है, इसका भी एवरेज ले लो, 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया, 3। तो नॉर्मल डिलीवरी पीरियड है 3 दिन। तो यहाँ पर मिनिमम लेवल निकालते समय हम ये मानते हैं कि सब कुछ नॉर्मल चलेगा और 3 दिन में आपकी डिलीवरी हो जाएगी और हर दिन आपकी नॉर्मल कंजम्पशन होगी, यानी 3 किलो। और 3 दिन में अगर 3 किलो की कंजम्पशन होती है तो टोटल कंजम्पशन हो जाएगी 9 किलो। और 16 किलो पे हमने रीऑर्डर तो कराई है, 16 किलो में से अगर 9 किलो खत्म भी हो जाता है तो भी 7 किलो बच गया, और 7 किलो पे पहुंचने पर आपका नया ऑर्डर तो आ ही जाएगा। अगर इसी तरीके से नॉर्मली सब कुछ चलता रहा, 3 दिन में आपकी डिलीवरी हो जाती है और नॉर्मली 3 किलो कंजम्पशन होती है, तो उस केस में 16 में से 9 किलो खत्म होगा और 7 किलो पे पहुंचते ही आपका नए आटे का स्टॉक आ जाएगा।
ये आपका हो गया मिनिमम लेवल। अब इसको निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन, सब कुछ नॉर्मली हुआ और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इससे आप मिनिमम लेवल निकाल सकते हो। तो हमने 3 लेवल देख लिए, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। अब देखो रीऑर्डर लेवल निकालने का एक और फॉर्मूला बन सकता है, लॉजिक यही है, फॉर्मूला एक और बन सकता है। एग्जाम में जो है कई बार डाटा को ऊपर नीचे कर देते हैं, जिससे जो है रीऑर्डर लेवल निकालने का एक और फॉर्मूला बन जाता है, और वो फॉर्मूला बनता है मिनिमम लेवल से। अब देखो मिनिमम लेवल को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि होता है हमारा सेफ्टी स्टॉक लेवल। तो रीऑर्डर लेवल का ये नया फॉर्मूला कैसे बना, कुछ भी नहीं है, आपका मिनिमम लेवल का फॉर्मूला था मिनिमम लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो अगर मान लो इस रीऑर्डर लेवल को मैं उस साइड ले जाता हूं और मिनिमम लेवल, जिसको हम सेफ्टी स्टॉक लेवल के नाम से भी जानते हैं, उसको मैं इस साइड ले आता हूं, यानी रीऑर्डर लेवल को मैं उस साइड ले गया और सेफ्टी स्टॉक लेवल को मैं इस साइड ले आया, तो आपका फॉर्मूला बन गया रीऑर्डर लेवल इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, या आप इसको एवरेज पीरियड भी बोल सकते हो। तो रीऑर्डर लेवल निकालने का एक और तरीका हो सकता है, अगर एग्जाम में सेफ्टी स्टॉक लेवल दे रखा हो तो आप सेफ्टी स्टॉक लेवल से भी रीऑर्डर लेवल निकाल सकते हो। तो हमने 3 फॉर्मूले समझे और उसका लॉजिक समझा। अब चलते हैं अपने फॉर्मूलों के ऊपर, स्टार्टिंग में चलते हैं। तो ये हमारे मटेरियल कॉस्ट चैप्टर के फॉर्मूले मैंने आपके लिए एक जगह लिख दिए। हमें देखना है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर स्टॉक लेवल निकाला क्यों जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस एंटिटी स्टॉक लेवल को डिटरमाइन क्यों करती है। तो हमें अच्छे से पता है कि किसी भी बिजनेस के अंदर बहुत सारा स्टॉक होता है, अलग अलग टाइप का स्टॉक होता है, और हर स्टॉक को एक सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करना जरूरी होता है। किसी स्टॉक की डिमांड सप्लाई ज्यादा होती है, किसी स्टॉक की डिमांड सप्लाई कम होती है। तो अगर कोई भी स्टॉक बिजनेस के अंदर कम हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगी, स्टॉक आउट हो सकता है। और अगर कोई भी स्टॉक बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा हो गया, यानी जितनी जरूरत है, जितनी डिमांड है उससे ज्यादा हो गया, तो फिर वहां पर अननेसेसरी ब्लॉकेज ऑफ फंड होगा। और अगर आप बिना जरूरत के किसी भी जगह अपने फंड को ब्लॉक करते हो, इसका मतलब आप वहां पर फंड्स की बर्बादी कर रहे हो, और जरूरत से ज्यादा स्टॉक रखने से स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ती है। तो अगर स्टॉक कम हुआ तो भी प्रॉब्लम है, स्टॉक ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम है। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान रखना होता है कि उसका जो स्टॉक लेवल है वो बिल्कुल सही तरीके से जितनी डिमांड सप्लाई है उसके हिसाब से मेंटेन रहे। तो इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए हम स्टॉक लेवल निकालते हैं। अब सवाल ये आता है कि कितने तरीके के स्टॉक लेवल हम निकालते हैं। तो हमने 3 स्टॉक लेवल देख लिए, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। तो अगर मैं बात करूं, पहला हमारा रीऑर्डर लेवल है। रीऑर्डर लेवल का मतलब हो गया व्हेन टू ऑर्डर, हमें कब ऑर्डर करना चाहिए, यानी ऐसा कौन सा लेवल होगा जब हम रीऑर्डर प्लेस करेंगे, फ्रेश ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो हमें अच्छे से मालूम है कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक भी हमें पता है। फॉर्मूला क्या है इसका, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, या आप मैक्सिमम कंजम्पशन को मैक्सिमम यूसेज भी बोल सकते हो, और डिलीवरी पीरियड को हम रीऑर्डर पीरियड के नाम से भी जानते हैं, या फिर डिलीवरी पीरियड का एक और नाम होता है लीड पीरियड। तो आप मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड बोलो, या मैक्सिमम लीड पीरियड बोलो, या मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड बोलो, एक ही बात है। रीऑर्डर लेवल निकालने का एक और फॉर्मूला होता है सेफ्टी स्टॉक लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, या फिर आप इसको एवरेज पीरियड भी बोल सकते हो। इसी तरीके से मिनिमम लेवल भी हमने समझ लिया। मिनिमम लेवल का एक और नाम होता है सेफ्टी स्टॉक लेवल। यहाँ पर क्या होता है, एटलीस्ट हाउ मच टू स्टॉक, इसका फॉर्मूला भी हमें पता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। अगर हमें नॉर्मल कंजम्पशन नहीं बताई हो तो हम एवरेज निकाल लेंगे। उसी तरीके से अगर नॉर्मल लीड टाइम या नॉर्मल डिलीवरी टाइम हमें नहीं दिया तो हम उसका भी एवरेज निकाल लेंगे। ये जितने भी हम स्टॉक लेवल देख रहे हैं इसके ऊपर हम कई सारे क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है और उसको सॉल्व कैसे करा जाता है। अगला है हमारा मैक्सिमम लेवल, अप टू हाउ मच टू स्टॉक। इसका फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। तो इसके पीछे का लॉजिक भी हमें पता है। अब देखो एक और स्टॉक लेवल होता है जो कि होता है एवरेज स्टॉक लेवल। जिस तरीके से हमने मिनिमम स्टॉक लेवल निकाला, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाला, उसी तरीके से एवरेज स्टॉक लेवल होता है।